हेलो दोस्तों। आज पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारी रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करती है। अगर हमारा एक रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो हमें पता है कि अगर टाइम ज़ीरो होगा तो टाइम ज़ीरो पर जो रिएक्टेंट है सिर्फ वही प्रेजेंट रहता है, तो हमने इसका कंसंट्रेशन ए ले लिया टाइम ज़ीरो पर। और हमें पता है कि टाइम ज़ीरो पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो प्रोडक्ट ज़ीरो हो गया। अब अगर टाइम टी लूँ, मतलब कुछ टाइम बाद की बात करें, तो कुछ टाइम बाद क्योंकि रिएक्शन कम हो रही होगी, तो रिएक्शन अगर हो रही होगी तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हमने एक्स कह दिया। तो रिएक्टेंट कितना बचेगा? रिएक्टेंट बचेगा ए में से एक्स को माइनस कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं रेट की बात करूँ तो रेट क्या होगा? रेट हमें पता है क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रहता है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी के। कि टी टाइम पर रेट क्या होगा? टी टाइम पर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसकी जो ये ऑर्डर होगी, ये एन जो है, ये जो ऑर्डर होगी उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 1 रहेगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो रेट ओवरऑल हो क्या जाएगा? रेट इक्वल के ए माइनस एक्स की पावर 1। ठीक है। तो a माइनस एक्स की पावर 1 हो जाएगा रेट हमारा। तो यहाँ से क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये रेट रहेगा। ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ इसको, रेट को अगर हम दूसरे टर्म में लिखे तो हम कैसे लिख सकते हैं? dx बाई डी टी भी रेट होता है। dx बाई डी टी इक्वल क्या लिख लेंगे? के। और ये किसके इक्वल है? रेट के ए माइनस एक्स की पावर 1 के इक्वल है। और ये जो है हो गया, मतलब ये भी रेट का एक्सप्रेशन है, ये भी रेट का एक्सप्रेशन है। ओवरऑल दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। और ये जो इक्वेशन बनती है ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन। तो ये क्या होगी? हमारी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये हमारी डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन होगी। अब आगे बात करेंगे इसका इंटीग्रेशन की। ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलता है, यानी कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, हमारे पास क्या है? डी एक्स बाई डी टी के डी टी के इक्वल है, क्यों? एक मिनट। के ए माइनस के ए माइनस एक्स के इक्वल है। और ये इसको अब मैं अगर डी टी को इधर और ए माइनस एक्स को इधर भेजूँ तो क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि यहाँ डी एक्स टर्म है तो ये सेम सेम टर्म हो जाएंगे। और के पास क्या आ जाएगा? डी टी। ठीक हो गया। अब क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन करने पर देखो, इसका इंटीग्रेशन यहीं पे कर देती हूँ। के कांस्टेंट है तो के का इंटीग्रेशन नहीं होगा। इसका इंटीग्रेशन करने पर हमें पता है ये जो है पूरा इंटीग्रेशन टर्म है। तो अगर 1/a-x का इंटीग्रेशन करूँगी तो क्या आएगा? माइनस नेचुरल लॉग a-x आएगा। ठीक है। और इधर क्या आएगा? के टी का इंटीग्रेशन करने पर के टी, और प्लस में क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब आगे बात करेंगे। अब जो ये सी है, इस सी, ये जो सी है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब क्योंकि कांस्टेंट है तो हर टाइम सेम होगा। तो इसको हम टी इक्वल 0 से निकाल के देख लेंगे कि सी की वैल्यू कितनी निकल रही है। तो अगर मैं बात करूँ टाइम ज़ीरो पे, तो टाइम ज़ीरो पे सी की वैल्यू क्या होगी? टाइम ज़ीरो पे हमें पता है कि एक्स की वैल्यू भी क्या रहती है? ज़ीरो रहती है, क्योंकि प्रोडक्ट कुछ बनता नहीं है। देन हम क्या कहेंगे? देखो, टी और एक्स की जगह ज़ीरो रख दो ऊपर के इक्वेशन में। इसको अबव इक्वेशन में पुट करेंगे। जो अबव इक्वेशन है उसमें क्या करेंगे? पुट करेंगे। पुट ऑन अबव इक्वेशन। तो क्या होगा? माइनस एल एन ए, एक्स की वैल्यू कितनी है? 0, ए माइनस 0 इक्वल के इंटू टी की वैल्यू कितनी है? 0 प्लस सी।
यहाँ से क्या आ जाएगा, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू a हो जाएगी। ओवरऑल क्या आ जाएगा, c इक्वल माइनस एल एन ए। ठीक है, अब ये जो है इसको पुट करेंगे, इस इक्वेशन को मैं x मान लेती हूँ। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, x इक्वेशन है। तो इसको x इक्वेशन में पुट करेंगे। इसको कहाँ करेंगे, पुट ऑन x इक्वेशन। और x इक्वेशन में पुट करेंगे तो x इक्वेशन क्या थी हमारी, माइनस एल एन ए माइनस एक्स इक्वल के टी प्लस सी। तो c की वैल्यू रख देंगे, के टी जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि c क्या है, माइनस का है। तो ये आ जाएगा एल एन ए। ठीक है, अब यहाँ पे के टी की वैल्यू अगर निकाले तो के टी किसके इक्वल आएगा, माइनस एल एन ए माइनस एक्स एज इट इज़ रहेगा। और इधर पे आ जाएगा, जो ये माइनस की वैल्यू है इधर जाके क्या हो जाएगी, प्लस की वैल्यू, प्लस एल एन ए। अब इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, के टी इक्वल एल एन ए माइनस एल एन, नेचुरल लॉग है एल एन ए माइनस एक्स। अब जो इनकी प्रॉपर्टी होती है वो किस तरीके से होती है, जो एल एन ए माइनस एक्स को मैं एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स लिख सकती हूँ। तो के टी किसके इक्वल हो जाएगा, एल एन ए। ये लॉग की प्रॉपर्टीज़ है, लॉग की प्रॉपर्टीज़ अगर आपको नहीं आती है तो एक बार ही देख लेना। लॉग की प्रॉपर्टी हम देखेंगे जब हम क्वांटम पढ़ेंगे, तो उस टाइम लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं भी बताऊंगी, लेकिन जो ज़्यादातर है वो आप लोग देख लेना। मतलब कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो केमिस्ट्री में यूज होती है, तो वो आप लोग देख लेना। अब ये किसके इक्वल होगी, एल एन ए अपॉन एल एन ए। देखो ये ए आगे है और माइनस में कौन है, एल एन ए माइनस एक्स है, तो ए माइनस एक्स कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अगर मैं इसको खोल के लिखूं तो इसको मैं एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल गया, जो के टी है वो नेचुरल लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स के इक्वल होता है। और नेचुरल लॉग को अगर हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, 2.303 लॉग। ठीक है, तो मैं अगर इसको कन्वर्ट करूँ तो क्या आएगा, के टी इक्वल 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब इसको फर्दर अगर मॉडिफाई किया जाए तो के, अगर के टर्म में निकाले तो के क्या आएगा, 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये हो गया हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। यही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फाइनल, यही हमारा फॉर्मूला निकलता है। ठीक है, अब अगर आपको इस मेथड से निकालना इजी लगता है तो आप इजीली इस मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूले को अलग से बिल्कुल याद कर लेना। इसलिए याद कर लेना क्योंकि हमारे पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता है कि हम फार्मूला वहाँ पे डिराइव करें, क्योंकि बहुत कम टाइम वहाँ पे मिलता है और फार्मूला डिराइव कर रहेंगे तो हमारा जो बहुत ज़्यादातर टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला अलग से आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर ये जो के है वो क्या होगा, रेट कांस्टेंट, टी टाइम होगा, ए होगा कंसंट्रेशन एट टाइम 0 और ए माइनस एक्स कंसंट्रेशन एट टाइम टी। अगर बात की जाए अलग अलग टर्म के लिए ये फॉर्मूला कैसे यूज़ होगा, तो अलग अलग टर्म मेन टू से कि अगर मेरा ए से पी बन रहा है और मैंने यहाँ पे टाइम 0 लिया है, टाइम क्या लिया है, टाइम इक्वल 0, और टाइम इक्वल 0 पे हमने कंसंट्रेशन ए लिया है, प्रोडक्ट ज़ीरो होगा। और अगर हमने टाइम टी ले लिया है तो उस टाइम प्रोडक्ट एक्स बन जाएगा, और जो रिएक्टेंट होगा वो सिर्फ ए माइनस एक्स होगा। तो इसके लिए हमारा रेट कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स के, जो कि हमने अभी निकाला था। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं टी इक्वल 0 टाइम पर अगर मैं क्या करूँ, अगर मैं t इक्वल 0 टाइम पे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसको ए नॉट लूँ, ए नॉट मतलब जब 0 टाइम है तो उस टाइम क्या कंसंट्रेशन है, तो प्रोडक्ट हमारा 0 होगा। अब टाइम अगर हमने इंक्रीज कर दिया, टी तक बढ़ा दिया, तो प्रोडक्ट एक्स फॉर्म हो जाएगा। और जो हमारा, इसको मैं मान लेती हूँ ए टी,
ए टी है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू होगी ए नॉट माइनस ए टी, ठीक है। तो इसके लिए के क्या होगा, इसके लिए के होगा 2.303 अपॉन टी लॉग, लॉग क्या, लॉग ऊपर क्या है कंसंट्रेशन एट टाइम 0, नीचे है कंसंट्रेशन एट टाइम टी, तो ए नॉट अपॉन ए टी का कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया ए नॉट और ये ए टी का कंसंट्रेशन, ये हो गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। अब अगर बात की जाए दूसरे टर्म में, अगर सी के टर्म में लूँ, अगर मैं इसका कंसंट्रेशन ले लूँ सी नॉट एट टाइम 0, तो प्रोडक्ट 0 होता है। और अगर टाइम टी की बात की जाए तो टी टाइम पे हमें पता है कि प्रोडक्ट एक्स बन जाता है। एक्स अगर प्रोडक्ट बन जाएगा तो इसको मैं ले लेती हूँ सी टी। सी टी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। तो इसके लिए अगर के की वैल्यू निकाली जाए तो के की वैल्यू 2.303 अपॉन टी क्या आएगी, लॉग सी नॉट अपॉन सी टी। किसी भी टर्म में आप इसको याद कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि ये जो यहाँ पे टर्म लिखे हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ, दो टाइम ले लेते हैं, अभी तक तो हम एक ही टाइम ले रहे थे टी, ठीक है। अब दो टाइम लेते हैं तब क्या होगा, तो अगर मैं दो टाइम लूँ, टी इक्वल 0 ले लिया, यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है ए है और इधर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन 0 हुआ है। अब मैंने टी इक्वल T1 ले लिया, एक टाइम क्या ले लिया T1। इस टाइम जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो x1 हुआ है, तो रिएक्टेंट कितना बचेगा, रिएक्टेंट बचेगा ए में से x1 को क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। अब जो दूसरा टाइम लिया है मैंने वो लिया है T2 क्या लिया है, T2। तो T2 जब टाइम लिया है तो उस टाइम जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो मैंने x2 मान लिया है, क्योंकि पहले टाइम में x1 है तो दूसरे टाइम में हमने x2 ले लिया कि क्योंकि कोई दूसरी वैल्यू होगी, क्योंकि टाइम क्या हुआ है थोड़ा हमने बड़ा रखा है, दूसरा लिया है, टाइम में वेरिएशन किया है तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में भी वेरिएशन होगा। तो हाँ, रिएक्टेंट कितना बचेगा, अब रिएक्टेंट में से x2 माइनस करेंगे क्योंकि टोटल a है और a जो है x2 में कन्वर्ट हो गया है, तो बचेगा कितना, a माइनस x2। अब यहाँ पर k की वैल्यू ध्यान से देखना, k की वैल्यू यहाँ पर होती है 2.303। ऊपर तक तो क्या हो रहा था देखो, ऊपर ये सीन था कि वहाँ पे जो टाइम है वो एक ही टाइम लिया हुआ था और जो पहला वाला टाइम था वो 0 था, टी में से हमेशा 0 माइनस करेंगे तो टी आएगा। लेकिन यहाँ पर दो टाइम लिए हैं तो हमने दोनों को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा T2 माइनस T1 करके, और T2 माइनस T1 करके क्या आ जाएगा हमारा आगे, लॉग, अब T2 माइनस T1 है और यहाँ पर हम क्या लेंगे, कंसंट्रेशन एट टाइम T1 अपॉन कंसंट्रेशन एट टाइम T2। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2। क्यों ले रही हूँ ये, क्योंकि हम हमेशा कंसंट्रेशन किसका लेते हैं, रिएक्टेंट का ही तो लेते हैं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेते हैं। और एक तो टाइम 0 पे लेते हैं, मतलब पहले टाइम पे लेते हैं और दूसरे टाइम पे लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहले टाइम में a माइनस x1 है और दूसरे टाइम में a माइनस x2, इसलिए मैंने a माइनस x1 अपॉन a माइनस x2 लिया है। आगे है विलहेल्मी इक्वेशन। विलहेल्मी इक्वेशन क्या होती है, विलहेल्मी इक्वेशन का फॉर्मेशन यहीं से होता है, विलहेल्मी इक्वेशन। देखो विलहेल्मी इक्वेशन क्या होती है, सबसे पहले हमारे इसका जो फॉर्मेशन होता है इसको डिराइव किया जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से, जो कि क्या है 2.303 अपॉन टी लॉग ए, या मैं इसको ले लेती हूँ सी नॉट अपॉन सी टी, ये ले लिया हमने, ठीक है। कंसंट्रेशन एट टाइम 0 एंड कंसंट्रेशन एट टाइम टी। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं टी को इधर भेजूँ तो क्या आएगा के टी, और 2.303 लॉग को मैं लिख दूँ एल एन, तो क्या आ जाएगा के टी इक्वल एल एन सी नॉट अपॉन सी टी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, जो नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को अगर मुझे हटाना है, रिप्लेस करना है, तो नेचुरल लॉग को हटाने के लिए जो आगे की वैल्यू है, आगे की वैल्यू यानी कि के टी को ई की पावर में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे,
के टी को मैं डाल दूंगी ई की पावर में, तो यहाँ से नेचुरल लॉग हमारा हट जाएगा, बचेगा सी नॉट अपॉन सी टी। ठीक है, अब यहाँ पे जो के टी है उसके साथ सी टी ले लेते हैं, तो सी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, सी नॉट की वैल्यू आएगी सी टी डॉट ई की पावर के टी। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन जाती है हमारी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो विल हेल्मी इक्वेशन होती है उसमें सी नॉट ना लेके सी टी लिया जाता है, तो विल हेल्मी इक्वेशन में सी टी आगे होगा, और सी टी आगे होगा तो सी नॉट इस तरफ होगा, तो क्या होगा, जो ई की पावर है उसमें माइनस के टी आ जाएगा, ई की पावर माइनस के टी कैसे आ जाएगा, ऊपर रख के भी आप सॉल्व कर सकते हो, ऊपर रख के इसका मतलब है कि इस फॉर्मूले में रख के भी सॉल्व कर सकते हो, सी टी को ऊपर भेजेंगे, सी टी को ऊपर भेजेंगे और सी नॉट को नीचे भेजेंगे, तो ये जो ई की पावर के टी है ये ई की पावर माइनस के टी हो जाएगा, क्योंकि एल एन माइनस का एल एन हो जाएगा, इधर ई की पावर के टी माइनस का ई की पावर के टी हो जाएगा, और यहाँ पर ई की पावर माइनस के टी ऐसे आ जाएगा। लेकिन इतना आपने कर दिया है तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ अगर मुझे सी टी निकालना है तो जो ई की पावर के टी है उसको इसके सी नॉट के अपॉन में भेजूंगी, और सी नॉट के अपॉन में भेजने पर कैसा होगा, एक बार इधर करके देख लेते हैं। जो सी टी है उसको अगर मुझे निकालना है तो मैंने सी टी सी नॉट ऐसा रखा, और इन ई डी पावर के टी को कहाँ भेज दिया, सी नॉट के डिवाइड में, ई की पावर के टी। ठीक है, अब अगर मुझे ई की पावर के टी को ऊपर ले जाना है तो क्या होगा, सी टी इक्वल सी नॉट ई की पावर जो के टी है वो क्या हो जाएगी, ई की पावर माइनस के टी। तो ये जो हमारी इक्वेशन बनती है इसी को कहते हैं विल हेल्मी इक्वेशन। यही क्या है, यही है आपकी विल हेल्मी इक्वेशन। ठीक है, इसको आप इजीली डिराइव कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट के फॉर्मूले से, जो कि इंटीग्रेटेड रेट कांस्टेंट है, यानी कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से। ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख ही रहे थे, लेकिन अब देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शन में एक चीज़ ध्यान रखना, हमारे पास अभी जो रेट कांस्टेंट है वो क्या है, के इक्वल 2.303 अपॉन टी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0 एंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर एक रिएक्टेंट है ए से प्रोडक्ट पी बना रहा है, तो इस केस में जब हम अ, किसी दूसरे टाइप की रिएक्शन की बात करते हैं एक्सेप्ट गैसियस रिएक्शन, तो हम कंसंट्रेशन लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम गैसियस रिएक्शन के लिए क्या लेते हैं, गैसियस रिएक्शन के लिए लेते हैं हम प्रेशर। क्या लेते हैं, गैसियस रिएक्शन के लिए हमेशा प्रेशर लिया जाता है, ये भी गैसियस है और ये भी गैसियस है, तो हम क्या लेंगे, प्रेशर लेंगे। ठीक है, और माना मैंने इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको बना लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने टाइम ज़ीरो लिया है तो इस टाइम जो रिएक्टेंट का प्रेशर है उसको मैंने पी नॉट ले लिया, यानी कि प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम ज़ीरो, और उस टाइम जो प्रोडक्ट होगा उसका प्रेशर ज़ीरो होगा, क्योंकि प्रोडक्ट है ही नहीं, प्रोडक्ट बना ही नहीं है, तो कहाँ से प्रेशर क्रिएट होगा, तो प्रेशर क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। अब मैंने टी इक्वल टाइम मैंने टी के इक्वल ले लिया, तो उस टाइम जो प्रोडक्ट है एक्स, कुछ प्रोडक्ट बन गया और उसका जो प्रेशर है वो किसके इक्वल हो गया, एक्स के इक्वल हो गया। तो अब यहाँ पे प्रेशर कितना रह जाएगा, पी नॉट माइनस एक्स। तो मैं अब गैसियस रिएक्शन के लिए यही सेम इक्वेशन लिखना चाहूँगी, तो क्या होगा, 2.303 अपॉन टी लॉग, अब यहाँ पे हम कंसंट्रेशन ना लेके प्रेशर टर्म लेंगे, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0 एंड प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। अब बात करेंगे, अगर हमें जो प्रेशर है वो टाइम टी पर ना देकर टोटल प्रेशर दिया हो, तो इसके रिस्पेक्ट में हमारे पास फिर के कैसे निकलेगा। ठीक है, तो हमने बात करनी है, एक रिएक्शन ले लेते हैं, रिएक्शन है ए, किसका फॉर्मेशन कर रही है, प्रोडक्ट बी प्लस सी। ठीक है, और हम गैसियस रिएक्शन की बात करें तो इसका मतलब
रिएक्टेंट भी गैस होगा और प्रोडक्ट भी क्या होंगे, गैस होंगे। अब हमने क्या देखना है, टाइम इक्वल 0 पे क्या होता है, टाइम इक्वल 0 पे जो कंसंट्रेशन है उसको हम पी नॉट लेते हैं, और यहाँ हमें पता है कि प्रोडक्ट बने ही नहीं है, सॉरी कंसंट्रेशन बोल रही हूँ, जो प्रेशर है वो पी नॉट लेंगे, और यहाँ पर प्रोडक्ट ही नहीं है तो प्रेशर कुछ नहीं होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। अब मैंने टाइम ले लिया टी, तो टाइम टी पर मैं जो प्रेशर की बात करूँगी, तो हमारे पास हमें पता है कि टाइम टी पर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा, तो उस टाइम जो प्रोडक्ट होगा माना उसका प्रेशर क्या है, एक्स है, तो उसका प्रेशर एक्स होगा, तो यहाँ से कितना प्रेशर कम होगा, पी नॉट में से एक्स कम हो जाएगा। अब हमें बात करनी है टोटल प्रेशर की, तो यहाँ पे मैं अगर टोटल प्रेशर देखूँ कितना है, टोटल प्रेशर है ये प्रेशर, इस केस में देखो टोटल प्रेशर कितना होगा, एक रिएक्शन जिस भी कंटेनर में हम रिएक्शन करा रहे होंगे उसमें टोटल प्रेशर कितना होगा, रिएक्टेंट का भी प्रेशर होगा और प्रोडक्ट का भी प्रेशर होगा, तो पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो कितना आएगा, पी टी आपका आएगा, यानी कि टोटल प्रेशर आ जाएगा पी नॉट माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस एक्स बच जाएगा, तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा, पी नॉट प्लस एक्स। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालूँ, अगर इधर से x की वैल्यू निकाल दो तो x की वैल्यू क्या रह जाएगी, p टोटल माइनस p नॉट, p टोटल में से p नॉट को आप कैंसिल कर देंगे तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। अब बात करेंगे, देखो हमने क्या करना है, इसको टोटल प्रेशर के रिस्पेक्ट में लेना है, तो टोटल प्रेशर के रिस्पेक्ट में लेना है तो ऊपर तो सेम ही रहेगा, क्योंकि प्रेशर एट कांस्टेंट, सॉरी प्रेशर एट टाइम 0 तो हमेशा पी नॉट ही रहेगा, तो इसको हमने टोटल प्रेशर के रिस्पेक्ट में लेना है, तो पी नॉट माइनस एक्स को रिप्लेस करना है, हमने क्या करना है, पी नॉट माइनस एक्स को रिप्लेस करना है। वो कैसे होगा, देखो पी नॉट को पी नॉट ले लेंगे, एक्स की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर कितनी रहने वाली है, एक्स की वैल्यू रहने वाली है, पी नॉट माइनस को एज इट इज ले लिया, एक्स की वैल्यू की जगह, यहाँ पे एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट कर ली, तो एक्स की वैल्यू क्या है, पी टी माइनस पी नॉट, तो इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पी नॉट माइनस पी टी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस पी नॉट, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, टू पी नॉट माइनस पी टी, ये किसकी जगह आया, पी नॉट माइनस एक्स की जगह, तो ऊपर वाली रिएक्शन में पी नॉट माइनस एक्स की जगह ये रख देंगे, तो ओवरऑल हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2.303 अपॉन टी लॉग पी, ऊपर तो पी नॉट ही रहेगा, नीचे क्या हो जाने वाला है, पी नॉट माइनस एक्स की जगह अब क्या आ जाएगा, टू पी नॉट माइनस पी टी। ठीक है, इस तरीके से आप, अगर आपको कोई भी टोटल प्रेशर, किसी भी तरीके से टोटल प्रेशर दिया है, यानी कि किसी भी तरीके से कहने का मतलब है, यहाँ पर अभी तो हमने एक्स एक्स कंसिडर किया, माना उसने यहाँ पर 2x के बराबर प्रेशर प्रोड्यूस कर दिया, यहाँ 3x के कर दिया, या यहाँ 1 यहाँ 2 कर दिया, या यहाँ 3 यहाँ 2 कर दिया, तो इस केस में अलग टोटल प्रेशर आएगा, तो वो आप इस मेथड के थ्रू इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, और पी नॉट माइनस एक्स को उस टोटल प्रेशर से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, और आपका फॉर्मूला बन जाएगा, फिर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ नोट करेंगे, अगर रिएक्शन के कंप्लीशन की बात की जाए तो सिर्फ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन ही, जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है वही क्या होती है, 100% कंप्लीट होती है, 100% कंप्लीट होगी, अदर ऑल रिएक्शन, बाकी की जितनी भी रिएक्शन है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड सो ऑन, जितनी भी रिएक्शन होगी वो कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होंगी, इसका मतलब इनको 100% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, इनफाइनाइट टाइम चाहिए होगा, और जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है एक पर्टिकुलर टाइम पर 100% कंप्लीट हो जाती है। किसकी, हाफ लाइफ टाइम, किसके लिए, किसकी बात कर रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम की अगर बात करें, तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, के इक्वल 2.303 टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स,
ठीक है। अब क्या होगा, अगर देखो टी हाफ निकालना है तो टी को कितना रखने पड़ेगा, टी हाफ। तो अगर टी को मैं टी हाफ के इक्वल ले जाऊं तो मुझे पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, रिएक्टेंट भी आधा बच जाएगा। अगर टाइम आधा हो चुका है तो रिएक्टेंट भी तो आधा ही बच जाएगा, तो ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी रह जाएगी, A/2। और जो ए माइनस एक्स है, ए माइनस, सॉरी ए की वैल्यू नहीं, ए की वैल्यू तो, ए तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम 0 है, ये किसकी वैल्यू रहेगी, एक्स की वैल्यू। यानी कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, प्रोडक्ट आधा बन जाएगा। और टाइम टी पर रिएक्टेंट कितना बचेगा, रिएक्टेंट टाइम टी पर रिएक्टेंट भी आधा ही बचेगा, क्योंकि आधा टाइम गुजर चुका है तो आधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और आधा रिएक्टेंट बच जाएगा। ठीक है, अब रिएक्टेंट भी आधा बच जाएगा, इसका मतलब ए माइनस एक्स की वैल्यू हमने क्या रखनी है, A/2 रखनी है। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा आपका K = 2.303 अपॉन में टी एज इट इज़ होगा, लॉग, अब टी को किससे रिप्लेस कर दिया है, टी हाफ से। लॉग ए की वैल्यू तो ए ही है और ए माइनस एक्स की वैल्यू A/2 है, तो ए नीचे 2 ऊपर, ए से ए कैंसिल, इधर पर सिर्फ क्या बच गया है, log 2 बच गया है। और हमें यहाँ पर टी हाफ चाहिए तो मैं इधर टी हाफ ही ले लेती हूँ। टी हाफ किसके इक्वल हो जाएगा, 2.303 log 2 अपॉन के इक्वल हो जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.693। देखो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, और इसको आप 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपको ऑब्टेन्ड होगी। ठीक है, तो ओवरऑल टी हाफ कितना हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, 0.693 अपॉन के। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व हो रही होगी, यहाँ पर कहीं भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि जो टी हाफ होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो वो क्या रहता है हमारा, कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, तो टी हाफ भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पे ग्राफ की बात करूँ तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, अगर ग्राफ मुझे खींचना है टाइम और टी हाफ, टी हाफ और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में, तो हमें पता है कि जो टी हाफ है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो उसका ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा जहाँ पर टी हाफ आपको कांस्टेंट दिखेगा विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो टी हाफ में कोई भी चेंज होने वाला है नहीं। ठीक है, आगे बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो हम यहाँ पे अलग अलग ग्राफ देखेंगे। तो बात करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही पढ़ेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए हमने क्या कहा, जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1 के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ ले लेते हैं, सबसे पहला ग्राफ ले लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता है कि जीरो ऑर्डर के लिए तो ये कांस्टेंट रहता था, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये कांस्टेंट ना रह के क्या होगा, एक सीधी लाइन में वेरी करेगा, बिकॉज जितना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा उतना ही क्या होगा, कंसंट्रेशन, सॉरी, जितना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। और यहाँ पे जो स्लोप होगा वो के इक्वल होगा, इसको आप y = mx से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगला ग्राफ की। अगला ग्राफ ले लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एंड टाइम के बीच में। रेट ऑफ रिएक्शन और टाइम के बीच अगर ग्राफ की बात करूँ तो हमने पहले भी देखा है कि टाइम बढ़ने के साथ साथ, टाइम बढ़ेगा
तो रिएक्टेंट कम होगा। क्यों होगा रिएक्टेंट कम? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इसलिए कम होगा क्योंकि टाइम जैसे जैसे बढ़ता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा तो रेट भी कम होगा। इसका मतलब टाइम के साथ साथ जो रेट है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, इस तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं अगले ग्राफ की। अगला ग्राफ ले लेते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम का। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम, हमें पता है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होने वाला है, तो इसका ग्राफ भी इसी तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा मेन फार्मूला है फार्मूले से ग्राफ डिराइव करने की। तो फार्मूला क्या है? फार्मूला है के इक्वल 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन 80, यही फार्मूला है। ठीक है, आप इसको किसी भी टर्म में लिखिए, फार्मूला ओवरऑल यही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसका ग्राफ बनाने की, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। y, पेन चेंज कर लेते हैं, y इक्वल एम एक्स, इस t को अगर मैं x लूँ, इसको एक काम करते हैं, इस वैल्यू को इधर भेज देते हैं, इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर ले, मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड बस, इस वैल्यू को इधर भेज देते हैं, लॉग ए नॉट अपॉन 80 अपनी जगह रहेगा, लॉग ए नॉट अपॉन 80 अपनी जगह रहने वाला है, इक्वल क्या होगा, के पास जाने वाला है 2.303 अपॉन टी, तो टी ऊपर जाएगा, टी ऊपर जाएगा और नीचे क्या आएगा 2.303। ठीक है, अब यहाँ यहाँ से हमारा y इक्वल एम एक्स का रिलेशन डिराइव हो जाएगा, y इक्वल एम एक्स, जहाँ पे x क्या होगा, t होगा, और m होगा k अपॉन 2.303। अब यहाँ से ग्राफ बनाओ। अब यहाँ से अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो ग्राफ कैसा बनेगा, इस एक्सिस पे y आएगा, y कितना है, लॉग ए नॉट अपॉन 80 का कंसंट्रेशन। ठीक है, और इस एक्सिस पे आने वाला है, इस एक्स पे आने वाला है टाइम, और हमें पता है कि यहाँ पर क्या है, सिर्फ स्लोप ही है, कोई इंटरसेप्ट नहीं है, तो इस तरीके से स्लोप खींच लेंगे। ये स्लोप क्या है, ये स्लोप है आपका के अपॉन 2.303। ठीक है, अब अगर इसको मैं फर्दर मॉडिफाई करूँ, हमें पता है देखो फर्दर मॉडिफाई करने पर क्या निकल सकता है, अगर मैं इस लॉग ए नॉट अपॉन 80 को खोल दूँ, लॉग ए नॉट अपॉन 80 को क्या करे, ओपन करे, तो ये क्या होगा, लॉग ए नॉट माइनस लॉग 80, ऐसी इसकी प्रॉपर्टी होती है, पहले भी बताया था। ये कंसंट्रेशन है तो इसको ब्रैकेट में ले लियो। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है हमारा के टी अपॉन 2.303 के इक्वल। अब यहाँ से मैं अगर सिर्फ 80 के रिस्पेक्ट में लेना चाहूँ, सिर्फ 80 के रिस्पेक्ट में लेना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगी, इस वैल्यू को इक्वल के अपोजिट साइड भेज देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ ए टी इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303, लॉग ए नॉट, लॉग ए नॉट प्लस का है तो इधर क्या हो जाएगा, लॉग ए नॉट माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ए नॉट है तो लॉग ए नॉट अब क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब मैं इस माइनस को प्लस अगर करना चाहूँ तो ये प्लस, ये माइनस, और ये प्लस हो जाएगा। ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगी, ओवरऑल फॉर्मूला हमें मिलेगा लॉग 80 इक्वल माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस लॉग ए नॉट। अब इसको देखो, ये कैसा लग रहा है, ये दिखने में आपको कैसा लग रहा है, y इक्वल एम, इसको x लेंगे, x प्लस सी के जैसा, तो यहाँ से ग्राफ ड्राइव कर सकते हैं। ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ अगर मैं बनाने का ट्राई करूँ तो ग्राफ हमारा बनेगा, y y के प्लेस पे क्या आएगा, y लॉग
80 आएगा, y पे हमारा आने वाला है log 80 कंसंट्रेशन ऑफ 80, log कंसंट्रेशन ऑफ 80 आने वाला है। और x एक्सिस पे आएगा हमारा, क्या आएगा x एक्सिस पे? x एक्सिस पे आएगा t, x एक्सिस पे आपका आने वाला है t यानी कि टाइम। और m कितना है? m है पहले इंटरसेप्ट ले लेते हैं, इंटरसेप्ट है log a नॉट। और स्लोप क्या है? स्लोप है -k/2.303, माइनस का है तो इस तरीके से नीचे को आएगी स्लोप, ठीक है। तो इस तरीके से स्लोप आएगी और स्लोप की वैल्यू कितनी है? k/2.303। देखो, इसको बनाने का रीज़न ये होता है कि कई बारी आपसे पूछ लिया जाता है, या तो ग्राफ दे के पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी रिएक्शन होगी, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कौन सा रिलेशन बना रहे हैं, जिससे हम निकाल सकते हैं कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। या ग्राफ की वैल्यू दे दी जाती है और आपसे के निकालो कह दिया जाता है, जैसे के जैसे आपको स्लोप दे देंगे, और आपसे कह देंगे कि के निकालो, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो ग्राफ है उनका नॉलेज हमें होना चाहिए, ताकि वहाँ पे हमें जो क्वेश्चन आते हैं वो छूट ना जाए, सिर्फ इसलिए कि हमें ग्राफ बनाने नहीं आते हैं। अब एक ग्राफ खींच लेते हैं टी हाफ और कंसंट्रेशन का। तो टी हाफ और कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देख रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ है वो कांस्टेंट रहता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। तो उसका ग्राफ इस तरीके से दिखेगा। ऊपर वाले ग्राफ में एक और चीज़ देख लेना, अगर यहाँ पे लॉग ना दे के नेचुरल लॉग दिया होगा, इधर भी लॉग ना दे के नेचुरल लॉग दिया होगा, तो आप इधर 2.303 नहीं लेंगे, सिर्फ माइनस का के लेंगे, ये माइनस का है। अब बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो देख रहे हैं उसके एग्जाम्पल देख लेंगे, फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है उसकी अगर मैं बात करूँ, तो रेडियो एक्टिव डीके जो होते हैं, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन की जो आप रिएक्शन देखते हो, रेडियो एक्टिव डीके या रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हम जिसको कहते हैं, ये हमेशा होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या होते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से, तो आप इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो फॉर्मूला है उससे ईजिली निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑर्डर का हमारा फार्मूला क्या बनता है रेट कांस्टेंट का, जो के की वैल्यू होती है 2.303/t लॉग a/a-x यही रहता है। अब जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है उसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, लैम्डा इक्वल 2.303/t लॉग n0/nt, ठीक है। तो यहाँ पर जो x है उसको रिप्लेस करता है लैम्डा, a को रिप्लेस करता है n0, a-x को रिप्लेस करता है nt। ये बिल्कुल ऊपर के जैसे फॉर्मूले की तरह ही है। यहाँ पर जो लैम्डा होता है वो भी कांस्टेंट है, लेकिन इसको हम डी के कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पर जो n0 है, n0 भी n0 भी अमाउंट है रिएक्टेंट का एट टाइम 0, ठीक है। लेकिन ये किसका अमाउंट है? ये है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का अमाउंट। और एनटी क्या हो जाएगा? अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एट टाइम टी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जैसा इसका फॉर्मूला है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ये भी क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब यहाँ पे अगर मैं लैम्डा टी की बात करूँ, तो लैम्डा टी किसके इक्वल हो जाएगा? 2.303 लॉग n0/nt के। और अगर लॉग 2.303 लॉग को अगर मैं यहाँ से रिप्लेस करूँ तो किससे रिप्लेस कर सकती हूँ? ln से, नेचुरल लॉग से। नेचुरल लॉग n0/nt हो जाएगा। और यहाँ से क्या बनेगा हमारा फार्मूला? यहाँ से nt की बात करूँ, nt अगर मैं निकालना चाहूँ तो nt निकालेंगे तो क्या होगा, इसको मैं ऊपर भेजूँगी और इसको नीचे भेजूंगी, इसको ऊपर इसको नीचे भेजूंगी, तो इधर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा एल के आगे, एल के आगे नेगेटिव आएगा, तो जो लैम्डा टी है वो कहाँ जाएगा? ई की पावर माइनस लैम्डा टी में, ठीक है। ये मैंने पहले विलहेल्म इक्वेशन में निकालना सिखा दिया है, इसलिए शॉर्ट में बता दे रही हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? n0 ई डी पावर माइनस लैम्डा टी, ये हमारा यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। अब अगर बात करें टी हाफ की, तो जो टी हाफ होता है इसके लिए
इसका जो पर्टिकुलर टी हाफ होता है, वैसे तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका टी हाफ हमें पता है कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि कांस्टेंट होता है, लेकिन टेम्परेचर पर डिपेंड तो करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लेकिन जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, ध्यान रखना, इसका जो टी हाफ होता है वो किसी भी एक्सटर्नल पैरामीटर, टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, कंसंट्रेशन हो, इन्वायरमेंटल कंडीशन हो, कुछ भी हो, किसी भी एक्सटर्नल पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करता है। किसका टी हाफ? टी हाफ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है, डिसइंटीग्रेशन होती है, डीके होता है, इसमें जो टी हाफ की वैल्यू होती है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेना, ये किसी भी एक्सटर्नल पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करता है। और बाकी जितनी भी रिएक्शन है, चाहे ज़ीरो हो, फर्स्ट हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी रिएक्शन है, सबका जो टी हाफ है वो टेम्परेचर पर तो एटलीस्ट डिपेंड करता ही है, कई का कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, लेकिन जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है इसका किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो हमारा कार्बन 14 होता है उसका टी हाफ, कितना होता है? 5730 ईयर। कितना रहता है? 5730 ईयर। अब इसको तुम कहीं रख दो, इसको तुम बर्फ़ में रख दो, इसको तुम आग में रख दो, कहीं पर भी रख दो, इसका जो टी हाफ होगा वो हमेशा 5730 ईयर ही रहेगा। अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है, देखो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पर भी मैंने बताया था कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, मैंने एक एस्टर ले लिया, कौन सा एस्टर ले लिया? जो अभी तक ले रहे थे वही ले लेते हैं, C++ O O C2H5। इसमें क्या होता है? H2O हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो H2O के साथ रिएक्शन करेगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है तो एसिडिक, ये रिवर्जिबल रिएक्शन होती है। एसिड की प्रेजेंस में क्या होगा यहाँ पे? एक तो हमारा बनने वाला है, एक बनेगा एसिड, दूसरा बनेगा अल्कोहल। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन होती है इसमें वाटर एक्सेस अमाउंट में होता है, और हमें पता है कि जो भी एक्सेस अमाउंट में होता है, हम उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ज़ीरो लेते हैं, तो यहाँ पर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में लिया जाएगा, एस्टर के रिस्पेक्ट में, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा? वन रहेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा? वन रहेगा। इसका मतलब क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन है तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला ले लेते हैं थर्ड नंबर का, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। N2O5 के डिकम्पोजिशन की बात करेंगे तो यहाँ पर रिएक्शन तो कुछ इस तरीके से होती है, 2N2O5 हीट डालने पर NO2+O2 का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो ये जो होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या रहती है? वन रहती है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम इसको देख के नहीं निकाल सकते क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली निकलती है। ठीक है, इसको हम स्यूडो ऑर्डर बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन कह सकते हैं क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? दो, लेकिन ऑर्डर कितना है? एक ही है। अगला है फोर्थ नंबर का, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH4NO2। NH4NO2 का थर्मल डिकम्पोजिशन देखें तो जो NH4NO2 है, इसमें अगर हम हीट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे बनता है N2 2H2O। ये जो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एक और एग्जांपल अगर देखें तो फिफ्थ नंबर का है, इसकी बात करें तो क्या है? डिहाइड्रेशन ऑफ ऑक्जेलिक एसिड का अगर डिहाइड्रेशन करेंगे, डिहाइड्रेशन मैं अगर इसका करूँ COOH, ये ऑक्जेलिक एसिड होता है। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर निकालो, तो डिहाइड्रेशन अगर इसका किया जाए, हीट डालनी पड़ेगी, तो क्या बनेगा? CO2+CO+वाटर। ये जो रिएक्शन होती है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं
लास्ट एग्जाम्पल है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर के इन्वर्जन की बात करेंगे तो केन शुगर हमारा होता है सुक्रोज C12H22O11। इसका क्या करना है, हमने हाइड्रोलिसिस करना है। इसके हाइड्रोलिसिस के बाद दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक ग्लूकोज बनता है C6H12O6 और दूसरा बनता है फ्रुक्टोज बनेगा C6H12O6। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन एक ग्लूकोज होता है एक फ्रुक्टोज होता है। अगर मैं इसके अल्फ़ा की बात करूँ, यानी कि कितना डिग्री रोटेट लाइट को करेगा, तो ये कितना करता है +52.7 डिग्री, और अगर इसकी बात की जाए तो ये -92 डिग्री करता है। ठीक है, अब ओवरऑल हमारा यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल क्या होता है कि जो सुक्रोज है, सुक्रोज की जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है, ये लाइट को कितना रोटेट करता है 66.5 डिग्री, यानी कि पॉजिटिव रोटेशन कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल देखेंगे -92 में से +52 माइनस करूँगी तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बचेगी -19.65 के अराउंड, 65 के अराउंड। तो ये जो हाँ अल्फा है, यानी कि यहाँ पे जो रोटेशन है वो अब कैसा होने लग गया है, नेगेटिव। यहाँ पे कैसा हो रहा था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यहाँ पे क्या होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये क्या हो जाएगा लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस रोटेशन हो रहा है, यहाँ पे माइनस रोटेशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या कह रहे हैं कि इसलिए इस रिएक्शन को इन्वर्जन ऑफ केन शुगर कह रहे हैं। इस रोटेशन का पूरा इन्वर्जन हो जा रहा है, प्लस का किस में चेंज हो जा रहा है, माइनस में। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, आगे नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।